आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोगों का है सेट 06 में हम लोग बेहतरीन बेहतरीन 30 सवाल देखने वाले हैं रेलवे के लिए। और आप लोगों को बता दूं कि हमारा ऑलरेडी 5 सेट का जो पीडीएफ है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। ऑलरेडी 5 सेट का जो पीडीएफ है अपलोड हो चुका है टेलीग्राम पे। तो आप अगर जाते हैं टेलीग्राम पे तो आपको पांचों के पांचों सेट मिल जाएंगे। और एक चीज़, आप सब बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और जैसे ही 10 सेट कंप्लीट होगा, अल्टरनेट डेज पे आ रहा है। पहले मैंने आपको डेट और शेड्यूल बता दिया है किस किस तारीख को आएगा। जैसे ये वाली वीडियो आपको 19 तारीख को मिलेगी, उसके बाद अगली वीडियो 21 तारीख को मिलेगी, अगली वीडियो 23 को मिलेगी, फिर 25 को मिलेगी और ख़त्म हो जाएगा 10 सेट। 25 नहीं तो 27 को ख़त्म हो जाएगा 10 के 10 सेट। 10 सेट खत्म होने के बाद मैं बहुत ज़बरदस्त प्लान बना रहा हूँ, पूरा शेड्यूल बना रहा हूँ, कंटेंट निकाला जा रहा है, बैठ के क्वेश्चन छाटा जा रहा है आप लोगों के लिए। आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, जितना ज़्यादा हो सके रेलवे योद्धा को शेयर करो, रेलवे के हर बच्चों के पास शेयर करो। मैं पढ़ाऊँगा आके जिस दिन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स आपका रेलवे का, आप किसी भी टीचर के पेड कोर्स से कंपेयर कर लेना चाहिए। आपका पेड कोर्स भी इसके आगे फेल होगा। भाई बहुत दावे के साथ करता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी से लग गया हूँ आपके कंटेंट पर। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, हर बच्चों तक शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, प्यारा प्यारा लेकर आएंगे। अगली चीज़ मैं बता दूं कि रेलवे योद्धा के टेलीग्राम चैनल पे हो चुका है, बता दिया। अच्छा, सवाल पे फोकस करते हैं। एक काम और बता दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। एक पेज और पेपर ले लेना और हर सवाल पे पॉज करना, पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करना। सॉल्व हो जाए तो मेरी सॉल्यूशन को देखना, फिर आगे बढ़ते जाना, सेम काम करते जाना, क्योंकि मैं सॉल्व कराते चला जाऊंगा फटाफट से। सवाल को पढ़िए। पुलकित जी से एच की ओर चलना आरंभ करता है। रमेश उसी समय एच से जी की ओर चलना शुरू करता है। पुलकित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम जी टुवर्ड्स एच and Ramesh starts walking from H towards G. At the same time, the speed of the Pulkit and Ramesh is 30 km per hour and 18 km per hour respectively. After meeting each other, the time taken by Ramesh to reach G 75 hours, and what is the time taken by Pulkit to reach H after meeting Ramesh? एक दूसरे से मिलने के बाद जी तक पहुंचने में रमेश द्वारा लिया गया समय 75 घंटे है। आपको बताना है कि पुलकित कितना देर लगेगा एच तक पहुंचने में। एक कॉन्सेप्ट होता है आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट। कितने लोग पढ़े हो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट? आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट में ना मैं आपको डिटेल में सिखा देता हूं। होता क्या है कि मान लेते हैं 2 पर्सन है, थोड़ा छोटा कर देता हूं सवाल को। मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है। ए पर है, एक पॉइंट बी पर है। और जस्ट एग्जांपल मान लो यहां पे मिले। जो यहां से ए पर्सन चलना शुरू किया वो S1 की स्पीड से जा रहा है, और जो बी पर्सन शुरू किया वो S2 की स्पीड से जा रहा है। और आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद, जो बी पर्सन है S2 की स्पीड से ए पहुंचा, मान लेते हैं T2 टाइम में, और जो ए पर्सन है मिलने के बाद बी पहुंचा T1 टाइम में। तो आपके यहां से 2-3 रिलेशन निकल के आते हैं, और सारे के सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए। भाई माफ करना, रात हो गया है। हम में चलो भाई देखते हैं क्या है अगली चीज। कि अब मैं आपसे बोलूं, यहां पे 2-3 रिलेशन बनता है। पहला रिलेशन बनता है कि जो आपका S1 और S2 आता है, जो आपका S1 रेशियो S2 आता है, ये आपके T2 रेशियो T1 के बराबर आता है। अंडर रूट ऑफ T2 रेशियो T1 के बराबर आता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो S1 रेशियो S2 आता है वो T2 रेशियो T1 के बराबर आता है। इसी कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर दोगे। अगर मैं पुलकित की स्पीड को S1 मान लूं और रमेश की स्पीड को S2 मान लूं, तो आप बोलोगे कि 30/18
बराबर होगा अंडर रूट ऑफ, अब मान लो कि जो S1 है ये पुलकित का स्पीड है तो उसने T1 टाइम लिया होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि जो टाइम लिया है आफ्टर मीटिंग ईच अदर, द टाइम टेकन बाय रमेश टू रीच G 75 आवर्स, मतलब S2 का टाइम दिया हुआ है, आपका कौन सा टाइम दिया हुआ, T2 टाइम दिया हुआ है, तो T2 टाइम 75 है तो T1 टाइम निकालना है। T1 टाइम को x ले लेते हैं, मतलब पुलकित को मान लिया कि 30 की स्पीड से x टाइम लगा होगा और इसको 18 की स्पीड से 75 टाइम लगा होगा, ठीक है। तो S2 वाले का टाइम ऊपर चला जाएगा, S1 वाले का टाइम नीचे चला जाएगा। हमने रेशियो काटा 6 5 30 और 6 3 18, इस स्क्वायर रूट को इधर लाया तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। अब कुछ लोग होंगे जो बेसिक से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो 25 3 या 75 तो 9 3 27, x की वैल्यू 27। अब बेसिक से भी सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 25x बराबर 9 इंटू 75, तो 25 3 या 75 तो 9 3 या 27। क्लियर है, बोलो कि जी सर क्लियर है। इस तरह से कर सकते हो। एक सवाल और पूछेगा, वो बहुत बेहतरीन सवाल है, कल को मैं आपसे इसी सवाल में थोड़ा बदलाव करके आपसे एक सवाल पूछ दूं। सवाल ये पूछ दूं कि वो दोनों कितने देर बाद मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट, उनका मीटिंग टाइम क्या है, उनका मीटिंग टाइम क्या है, बताएं कैसे बताओगे, थोड़ा सोचो। अगर उनका मीटिंग टाइम पूछ लूं तो मीटिंग टाइम क्या होगा, आपको बताता हूं। सर मीटिंग टाइम अगर टी होता है, टी आवर्स बाद मिलते हैं, तो टी का वैल्यू आता है अंडर रूट ऑफ T1 रेशियो T2, T1 इंटू T2। अगर मैं पूछता कि पुलकित और रमेश कितने देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे, आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट था कि मिलने के बाद इतना देर में वो पहुंच गया, मिलने के बाद ये पहुंच गया, लेकिन हम यही पूछते मिले कितने देर बाद, तो वो निकालते हैं टी बराबर अंडर रूट ऑफ T1 T2। T1 का वैल्यू क्या है सर 75, T1 का वैल्यू क्या है सर 27 और T2 का वैल्यू क्या है 75, तो 27 इंटू 75 कर दो, 27 इंटू 75 कर दो। अगर मैं इस 75 में से 3 निकाल के इधर दे दूं तो 75 से 3 निकल गया तो 25 बच गया और 27 में 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 81 हो गया, 81 गुणे 25 तो 9 गुणे 5 45, 45 घंटे बाद दोनों मिले हैं, 45 घंटे बाद दोनों मिले होंगे। अगली चीज तीसरा एक सवाल और बनाया जाता है, देखो कॉन्सेप्ट के डीप में घुस के उसको एंड कर देना है। तीसरा एक कॉन्सेप्ट और बनेगा कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस निकालने के दो तरीके, अगर मैं आपको तीसरा सवाल यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा छोटा करके, नोट्स बनाते जाना भाई, नोट्स बनाओगे ना, जब ये सब सवाल आएंगे तो लोग सोचेंगे और उतना देर में आप उसके सारे टाइप सारे वेरिएशन को निकाल दोगे सॉल्व करके। तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या हो सकता है। डिस्टेंस दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तरीका है रिलेटिव स्पीड का, कि मान लो पुलकित इधर से जा रहा था और रमेश इधर से आ रहा था, तो दोनों का स्पीड का सम इनटू टाइम टेकन टू मीट, ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा रिलेटिव स्पीड मतलब S1 प्लस S2 इंटू टाइम t। तो S1 प्लस S2 क्या होगा सर 30 प्लस 18 इंटू दोनों को मिलने में कितना टाइम लगा 45 आवर। थोड़ा छोटा कर लो क्या पेन का साइज, 48 गुणा 75। एक काम करते हैं 48 में से 4 निकाल के इधर दे दिए, इसको लिख दिया 12 गुणे 4 गुणे 75। क्यों किया सर 75 दूना 150, 150 दूना 300, तो 12 तिया 3600, 3600 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। आप इस डिस्टेंस को एक और तरीके से निकाल सकते हो, अगर पूछा जाए जी और एच के बीच का डिस्टेंस क्या है तो एक और तरीका से निकाल सकते हो कि S1 की स्पीड से यहां जाने में कितना टाइम लगा है T1, तो इस डिस्टेंस इसका डिस्टेंस क्या होगा S1 इंटू T1, और S2 की स्पीड से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को जाने में कितना टाइम लगा है T2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा S2 इंटू T2, S2 इंटू T2। तो आपको ये टाइम बिना निकाले भी डिस्टेंस निकाल सकते थे चौथे तरीके से, कि जो S1 इंटू T1 होगा, S1 क्या है मेरे भाई सर S1 है 30 और T1 क्या है मेरे भाई 27, तो S1 T1 मतलब 30 इंटू 27 प्लस S2 T2 मतलब 18 इंटू 75, 18 इंटू 75,
जोड़ दिया 27×3 = 81, 810 और 18×5 = 90, 18×7 = 126 और 9 1335। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है, जी सर क्लियर है, कहीं गलती तो नहीं हुआ है? 9×5 = 45 सही है, यहाँ पे तो 3600 आना चाहिए था ना। 27×3 = 81, 18×5 = 90 की 0 9, 18×7 = 126 और 9 कितना होगा 135, 1350। 5×1 = 6, 13×8 = 2160। 2160 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक ठीक, कहीं पे गलती हो रहा है क्या? बताओ भाई, बताओ भाई, हमने कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया कि पुलकित को 30 km/h की स्पीड से जाने में आफ्टर मीटिंग ईच अदर टाइम टेकन बाय 18 की स्पीड से 75 लगाया 30 की स्पीड से। अच्छा, हमने छोटा सा एक एरर कर दिया है, जानते हो क्या? जो पुलकित का स्पीड है वो 30 है, द स्पीड ऑफ पुलकित इज 30 एंड टाइम टेकन बाय पुलकित इज 18 आवर्स, नहीं 27 आवर्स, और टाइम टेकन टू रीच अच्छा, एक हमने छोटा सा गलती आपको देख पा रहा है क्या? कहाँ किया हूं? थोड़ा बोला करो यार, सर आप मिस्टेक कर देते हो, यहाँ 45 से 75 कर दिया हूं। मैं बोलूं यार कहाँ गलती कर दिया, यहाँ 45 है ना, तो 48 × 45 हुआ। ठीक, तो आप यहाँ एक काम कर दो, 4 कॉमन कर दो, तो 4 × 45 हो गया, तो 45 चौके 180 × 12 2160। देखो ऐसे भी डिस्टेंस निकालोगे तो 2160 आएगा, ऐसे भी डिस्टेंस निकालोगे तो 2160 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सारे के सारे वेरिएशन क्लियर है। मैं आपको अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कभी भविष्य में कोई सवाल बना दूं, चाहे ये पूछूं कि डिस्टेंस का रेशियो, आपका स्पीड देखे टाइम पूछूं, चाहे आपका मीटिंग टाइम पूछूं, चाहे आपका डिस्टेंस पूछूं, सबके सब निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? पहली बार पढ़े हो तो यस सर कमेंट करना, हाँ सर मस्त लगा, और यस सर पहली बार पढ़ा हूं, इतना डिटेल में पहली बार पढ़ा हूं। पढ़े भी होगे तो सारे वेरिएशन शायद आप नहीं पढ़े होंगे, कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। सवाल क्या है? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, इसका आयतन ज्ञात करिए। क्या इस सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो? बताओ। यस सर, हमसे पूछा क्या गया है? आयतन ज्ञात करिए। किसका आयतन ज्ञात करना है? बेलन का। सर बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, πr²h। सर पाई की वैल्यू क्या होता है? 22/7 इंटू r²h। ना हमें r पता है ना हमें h पता है, लेकिन एक बात पता है, जो भी उत्तर आएगा वो 11 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब आने वाला उत्तर 11 से कटेगा। अगर मैं 11 से कटने वाला ऑप्शन चेक करूं, क्या ये 11 से कट रहा है? सर नहीं कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है? सर नहीं कट रहा है। क्या ये 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 11 से कट रहा था, तो बिना पेन उठाए बिना सोचे समझे सिर्फ एक लाइन में बोल दूंगा कि जो 11 से कट रहा है सिर्फ ऑप्शन सी कट रहा है, आंसर वही होगा। दैट्स कॉल्ड रैंकर्स अप्रोच। यहां पर आपको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। रैंकर्स अप्रोच में इसका नाम दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर यूज ऑफ डिविजिबिलिटी इन अदर चैप्टर्स, इस तरह से इसका नाम दिया गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को मैं बेसिक से नहीं सिखाया हूं, आप बेसिक से खुद करना, बताना नीचे हमें कि आर का वैल्यू क्या आया, एच का वैल्यू क्या आएगा, बेसिक से सॉल्व करके। इफ द मीडियन ऑफ द 5 9 11 x - 3 25 27 एंड 32 इज 19, देन x इक्वल टू, आपको पता है कि किसी भी रैंडम 3 नंबर दिया गया है तो उसका माध्यिका क्या होता है? उसका माध्यिका उसका बीच वाला संख्या होता है। अब 5 9 11 x - 3 25 27 का बीच वाला संख्या क्या है? x - 3। सर यही बीच वाला संख्या है? हाँ, 5 9 11 3 इधर हो गया, 25 27 32 3 इधर हो गया, तो माध्यिका x - 3 होगा, लेकिन वो बोल रहा है माध्यिका 19 है, मतलब x - 3 बराबर है 19 के, तो x बराबर है 19 + 3 22 के। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी समस्या नहीं है। इसे करो,
A sum of 2600 is divided into two parts and taken as a loan as follows. पॉज करके सॉल्व किया करो, नहीं करोगे बेनिफिट नहीं होगा। बोला गया है इट वॉज गिवन दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर द 6 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कहानी ये है कि 2600 रुपए के दो भाग में दिया गया। पहले भाग को 10% के दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% के दर से 6 साल के लिए दिया गया। तो 10% के दर पे दिए गए पैसे का राशि बताना है। मान लेते हैं कि देखो कुछ लोग करेंगे ना कि एक का x मान लेते हैं, एक को 2600 माइनस x मान लेते हैं, नहीं करना। मैं आपको रैंकर्स अप्रोच का पार्ट है स्टेप स्कीपिंग, उस स्टेप स्कीपिंग का यूज करना सिखाता हूं। मान लिया एक a है, मान लिया एक b है। पहले पर क्या ब्याज आएगा सर? ब्याज जो होता है ना r इंटू टी प्रतिशत होता है। तो a इंटू r इंटू टी, अगर मैं प्रिंसिपल को a मान लिया, मूलधन को a मान लिया, तो 10 गुणे 5 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये मेरा ब्याज आ जाएगा। और दूसरे केस में प्रिंसिपल को b मान लिया, तो इसका रेट इंटू टाइम क्या आ जाएगा? 9 इंटू 6 इंटू 100 अपॉन 100। 100 से 100 खत्म। अगर मैं काटा कोटी करूं तो 2 पचे 10 और 2 तिया 6। मैं बोलूंगा b को इधर लाओ और नंबर्स को उधर ले जाओ। तो a बटे b क्या आया सर? a बटे b आया 9 तिया 27 बटे 9 5 पचे 25। अब अगला चीज मुझसे पूछा है कि 10% के दर पर दिया गया उधार राशि क्या है। 10% पर किसको दिया गया है? a को। a का वैल्यू क्या है? 27 यूनिट। सर 27 मतलब 9 का मल्टीपल, जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल है सर, 9 का मल्टीपल 5 2 7 1 8। 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, देख लेते हैं अंकों का योग, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 1 बच गया, 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 2 7 9 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन बी आंसर होगा। कितना सेकेंड्स लगेंगे? रैंकर्स अप्रोच इज अ रैंकर्स अप्रोच फॉर द रीजन कि आप सवाल को देखोगे आंसर टिक करोगे। अगर आप बेसिक से करते तो क्या करते? ए 27 यूनिट है, बी 25 यूनिट है, टोटल कितना है? तो 27 प्लस 25 52 यूनिट है। टोटल आपका 52 यूनिट है, लेकिन वो बोल रहा है टोटल 2600 रुपया है। तो 52 यूनिट बराबर है 2600 के। तो 26 दूना 52, 26 से कम 26। 1 यूनिट बराबर है 50 के। तो मुझसे पूछा जाए कि ए में कितना दिया गया था, तो 27 यूनिट बराबर हो जाएगा 27 गुणे 50 1350 के। अब 25 यूनिट बराबर हो जाएगा 25 गुणे 50 1250 के। ये दोनों निकाला जा सकता था ऐसे। क्लियर है जी सर? अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है कि sin x माइनस 3 cos x बराबर √3 cos x देन वैल्यू ऑफ cot x। कुछ लोग इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करूं? अगर मैं आपसे बोलूं कि cos को एक तरफ करते हैं, कर दिया सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमसे cot पूछा गया है और cot का वैल्यू क्या होता है सर? cot का वैल्यू होता है cos बटे sin। cot x जो होता है cos बटे sin होता है, और cos बटे sin होता है, तो हमने cos को उस तरफ भेजा। जैसे cos को उस तरफ भेजा तो मैं बोलूंगा कि sin x बराबर होगा √3 cos x प्लस 3 cos x। जब हम यहां पर cos x को कॉमन कर ले रहे हैं तो ये क्या होगा? √3 प्लस 3। अब मैं क्या करूं कि अगर मैं एक काम करूं कि cos x को इधर लाऊं तो sin बटे cos क्या होगा? √3 प्लस 3 या फिर 3 प्लस √3, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन ये सर sin बटे cos तो tan थीटा होता है, मतलब ये tan x का वैल्यू आया। हमें क्या चाहिए था? हमें cot x चाहिए था, मतलब इसको उलट दो, इसको उलट दो। उलट दिया तो cot x का वैल्यू क्या आ गया? 1/3 प्लस √3। अब ये मेरा 1/3 प्लस √3 cot x का वैल्यू है। मुझे लेकिन रेशनलाइज करके आंसर दिया गया। रेशनलाइज करके मतलब कि परिमेयीकरण करके दिया गया। परिमेयीकरण कर दो, ऊपर नीचे 3 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 3 माइनस √3। तो 3 माइनस √3 अपॉन 9 से 3 गया 6। 3 माइनस √3 अपॉन 9 से 3 गया 6। ऑप्शन डी जो होगा सही उत्तर होगा उस सवाल का। इस सवाल को करते हैं। बोला गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सम ऑफ 31,600 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम इन 1/1/3 साल। 31,600 रुपए की राशि पर 9% के वार्षिक ब्याज से 1/1/3 साल
एक सही 1/3 साल का मतलब क्या होता है कि 1 साल मतलब 12 महीने और 1/3 साल मतलब 4 महीने। तो 12 4 16 महीने का हमसे ब्याज पूछा गया है। 16 महीने का हमसे ब्याज पूछा गया है। कब? जब ब्याज की गणना 8 मासिक हो, 8 मंथली कैलकुलेशन किया जाए, मतलब पहले 8 मंथ में कुछ इंटरेस्ट होगा और अगले 8 मंथ में कुछ इंटरेस्ट होगा। बोलोगे जी सर। अब मैं बोलूं लेकिन सर हमें दिया गया है कि 12 महीने में 9% का ब्याज है, तो मुझे पता है कि 12 महीने में 9% का ब्याज है, तो एक महीने में 9/12% का ब्याज है। तो 8 महीने में 9/12 इंटू 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 8 महीने में 6% का ब्याज है। अब 8 महीने में 6% का ब्याज है, तो फर्स्ट 8 मंथ में 6% मिला होगा और अगले 8 मंथ में 6% मिला होगा। और आपको यह पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा सक्सेसिव ग्रोथ देता है, तो आप इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे कि होता है सक्सेसिव ग्रोथ का फॉर्मूला कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, या फिर जब ये सेम x हो तो आप बोलते हो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 6 अपॉन 100, तो ये 12.36%, 12.36%। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। 31,600 का 12.36% उत्तर हो जाएगा। निकाल दो भैया सीधा सीधा। मैंने 31,600 का 12.36% निकाला। अगर ये डेसिमल उड़ाओ तो 2 जीरो और आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब देखो गुणा करने का तरीका सिखा रहा हूं। पहले मैं 12 से गुणा करता हूं 31,600 में। 12 से किया, 12 6 के 72 की 2 7 बचा, 12 कम 12 7 19 की 9 1 बचा, 12 36 1 37, 3792 आ गया। अब देखो एक बात है, अब मुझे 0.36 से करना है, कैलकुलेशन करने सीखो। 0.36 से करना है। सर ये 12 का 3 गुना है। जी सर, तो इसका 3 गुना कर दो। 3 दूना 6, 3 नमा 27 और 3 7 21 और 2 23 और 3 3 9 1 10, 3 गुना कर दिया। अब इसका 3 गुना कर दिया। 316 में पहले 12 से किया फिर 3 से कर दिया। अब सर 2 बार डेसिमल है तो 2 बार डेसिमल लगा दो। नहीं समझे? हमें 316 में पहले 12 से कर लिए थे, मुझे ये मिला था। इसमें फिर 3 से कर दिया, मुझे ये मिला। लेकिन हमें करना किससे था? 0.36 से करना था, और हमने 36 से कर दिया तो डेसिमल लगा दिया, 0.36 हो गया। 3792 में 103 जोड़ दो। 3792 में 103 जोड़ा तो 2 और 3 5, 9 की 9, 37 से 38, 3895.76 आंसर आएगा। लगभग 3896, लगभग 3896। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी में 1 में। सॉल्व करो। 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 250, 2y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 100, 2z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 100। सबसे पहला काम मैं किया, 2 से काटा, 2 से काटा, ये 125 बार गया। मुझे क्या मिला? x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 125। हमने फिर से 2 से काटा, अगले वाले को भी, तो 50 बार में गया। मुझे क्या मिला? y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। मैंने फिर से 2 से काटा, मुझे क्या मिला? z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50। हमने बोला तीनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ा तो x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेता हूं, तो फिर बचेगा क्या? सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिए तो यहां एक्स बचा, यहां वाई बचा, यहां जेड बचा, तो फिर से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया। समझ में किसको किसको आ गया? मैंने इसको प्लस इसको जोड़ा। अगर आप जोड़ते तो ऐसे ही लिखते ना, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं ये बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहां पर x, यहां पर y, यहां पर z, और ये किसके बराबर आया?
50, 50, 100 और 125, 225। आसान भाषा में देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का वैल्यू आपको 225 दिया गया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपको 15 दिया गया है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 15 दिया गया है तो आपसे पूछा जाए कि 3x प्लस 6y प्लस 15z का वैल्यू क्या होगा, तो बारी बारी से सबका निकाल दो। सर अगर यहां पर 15 रख दो तो x के वैल्यू आ जाएगा 125/15। सर यहां पे 15 रख दो तो y का वैल्यू आ जाएगा 50/15। सर यहां पे 15 रख दो तो z का वैल्यू आ जाएगा 50/15। मुझे एक चीज पता चला कि सर y और z बराबर है, y और z बराबर है, मतलब ये 6y के जगह पर 6z भी लिख दो या 15z की जगह पर 15y भी लिख दो। तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं 3x, x के जगह पे इसका वैल्यू लिखा, 5 से काट चुका था, 25 5 125, 5 दिया 15, 25/3। और मैं इसको अलग अलग लिखने के बजाय कि एक बार 6 इंटू वाई लिखो, एक बार 15 इंटू जेड लिखो, मैं एक ही बार दोनों को जोड़ दिया, 15 6 21, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो बराबर ही है। 50/15 को एक बार काट लो। अब यहां भी यही लिखता कि 6 गुणे 10/3, 15 गुणे 10/3, तो हमने 15 और 6 को जोड़ा, 21 गुणे 10/3 एक ही बार लिख दिया। क्लियर है जी सर। 3 से 3 गया, 3 से 7 बार में गया, 25 प्लस 70, 7 2 9, 95 विल बी द सही उत्तर। 95 विल बी द सही उत्तर। क्लियर है। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया था, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगले सवाल करो। बोला है द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 गुना है। तो हमसे पूछा है कि which of the following numbers represent the total number of student in the boys। इनमें से कौन सी संख्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शाता है। जो भी संख्या आएगा टोटल नंबर ऑफ संख्या 4 + 1 5 यूनिट का वैल्यू आएगा, और 5 यूनिट का वैल्यू वही हो सकता है जो 5 का मल्टीपल हो। सर अदर कोई क्यों नहीं ले सकते? अरे भैया ऐसे थोड़ी करेंगे कि जो बच्चों की संख्या होगी 13.2 होगा, 14.7 होगा। क्या ऐसा होगा कि हम 14 को काटेंगे, जो आ रहा है रमेश उसका 2 हाथ नहीं है तो उसको 0.7 मान लेंगे? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। लड़का तो नंबर में कैलकुलेट होगा ना कि 1 1 1। लड़कियां भी नंबर में कैलकुलेट होगी। नहीं, वो जो लड़की आती है ना सर उसके बाल छोटे हैं, उसको 1.5 कैलकुलेट कर, 0.7 कैलकुलेट कर दीजिए, पूरा मत मानिए। ऐसा तो नहीं सोचते हो ना? ऐसा सोचते होगे तो बताना भाई, ऐसा सोचते होगे तो बताना भाई। ठीक ठीक है, आ जाओ इस सवाल को करते हैं। अ मैन कैन रो अ बोट एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h। He finds that the time taken to go upstream is twice the time taken to go downstream। एक आदमी 4 की स्पीड से नाव की गति चला सकता है। वो पाता है कि उसे जाने में जितना टाइम लगा है, उसे अपस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगा है, वो 2 गुना लगा है डाउनस्ट्रीम का। लेकिन एक चीज हम समझ सकते हैं कि वो जितना गया है उतना ही आया है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इज सेम। वो पाया कि धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने के लगा समय का 2 गुना है। तो अपस्ट्रीम को मैं लिख सकता हूं 2 यूनिट और डाउनस्ट्रीम को मैं लिख सकता हूं 1 यूनिट। ये मेरा उसका टाइम का रेशियो। और हमें पता है कि अगर डिस्टेंस सेम चला जाता है सर, तो जो हमारा टाइम का रेशियो है उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो हो जाता है। और हमसे बोला गया है कि अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पता हो तो बोट का जो स्पीड होता है वो होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बटे 2, और जो धारा का स्पीड मतलब करंट का स्पीड होता है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2 होता है। हमें पूछा है कि धारा का गति बताएं अगर आपके बोट का गति दिया गया है, मतलब 2x + x 3x अपॉन 2 का वैल्यू आपको दिया गया है, और 2x - x, ये 2x है ये x है, तो 2x - x x बटे 2 का वैल्यू पूछा गया है। 3x बटे 2 का वैल्यू क्या दिया गया है 4, और x बटे 2 का वैल्यू पूछा गया है। यही है ना भाई, यही है सर, और कुछ तो नहीं है? नहीं सर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा सर? 3 से इसे काट दो, 3 इधर भेज दोगे तो x बटे 2 का वैल्यू 4/3 आएगा। यार 4/3 आ रहा है, 4/3 को लिख सकता हूं 1.33। हाँ, तो ऑप्शन बी आ जाएगा सही। हमने कुछ नहीं किया, इस 3 को यहां भेजा तो मेरा x बटे 2 का वैल्यू 4/3 आ गया, और बाई डिफॉल्ट x बटे 2 जो था करंट का स्पीड था। बाई डिफॉल्ट x बटे 2 जो था वो करंट का स्पीड था। क्लियर है? इस सवाल को करो।
ये सवाल है कि 13.94 गुणे 13.94 गुणे 13.94 गुणे 9.56 गुणे, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। अब मैं एक काम कर दूं कि इसको इधर ला दूं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी के। अब आप देखो तो ये क्या है सर, ये ए क्यूब है, ये क्या है सर, ये बी क्यूब है, ये क्या है सर, ए स्क्वायर है, ये क्या है सर, ए बी है, ये क्या है सर, बी स्क्वायर है। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड किया गया है, तो उत्तर आएगा ए माइनस बी। मतलब 13.94 से सीधा सीधा 9.56 घटा दो। आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। 14 से 6 गया 8, 8 से 5 गया 3, जिसके एंड में 38 आए, लेकिन नहीं कर सकते। 13 से 9 गया 4, 4.38 ऑप्शन ए, क्योंकि तीन ऑप्शन के एंड में 38 था। आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन ए 4.38 आएगा। इस सवाल को करो। सवाल क्या है सर कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देखो कुछ सवाल जो पेपर में आते हैं ना, ये आपको डराने के लिए आते हैं। और भाई ऐसा पूछ दिया और कैलकुलेटिव बहुत था, डिफिकल्ट बहुत नहीं भाई। कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअल आते हैं, कुछ सवाल आपके कैलकुलेटिव आते हैं। लेकिन आप देखो इस सवाल को देखो कॉन्सेप्चुअल था, इस सवाल को देखो आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल था, और ये सवाल आपका रेशियो बेस्ड था, ये सवाल आपका दिखने में कैलकुलेटिव था, इजीली हो गया। अब मैं बात करूं इस सवाल को, तो कैसे करोगे? इस सवाल थोड़ा आपको घुमाएगा। सवाल को देखो क्या है। पहली बात बोला है कि ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। हमने सर ए और बी को भरवा दिया। ए 8 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है। आगे बोला है कि सी जो है इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब सी खाली करने वाला पाइप है, तो इस पे हमने एक नेगेटिव का साइन लगा दिया। आगे बोला कि पाइप ए और बी को 3 घंटा चलाया गया। उस बात को पढ़ने से पहले मैंने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला तो क्या आया, 8 6 12 का एलसीएम 24 आया। 8 तिया 24, 12 दूना 24, 6 चौके 24। अब आगे बोला कि ए और बी से 3 घंटा भरवाया गया और फिर एंड देन क्लोज्ड, उसको बंद कर दिया गया। फिर सी को ओपन कर दिया गया इमीडिएटली। सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो सी कितने देर में खाली कर देगा? सर ए और बी कितना भरे थे? 3 और 2 5 की स्पीड से 3 घंटे में 5 तिया 15 भरे थे, और इस 15 को सी 4 की स्पीड से खाली करेगा, तो 15/4, 4 तिया 12, 3 सही 3/4 आवर्स में खाली कर देगा। 3 सही 3/4 आवर्स में खाली कर देगा। क्लियर है जी सर? इस सॉल्व करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + ky = 10 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस टाइप के सवाल हमने करा रखे हैं। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बात करें, मेनी सॉल्यूशन का बात करें, तो आपका जो होता है, अगर 2 इक्वेशन है, एक है a1x, एक है b1y प्लस c1 = 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2/0। अगर ये बात कर रहा हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2, मतलब y का कॉफिशिएंट और एक बार x का कॉफिशिएंट और एक बार कांस्टेंट टर्म, तीनों का तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां बोलोगे 2/4, x का कॉफिशिएंट 2 है, एक में 2 है, एक में 4 है, और एक में एक y का कॉफिशिएंट 3 है, एक में k है। तो अगर काटाकुटी करो तो 2 दूना 4 खत्म, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k का वैल्यू 6 हो जाएगा। k का वैल्यू 6 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। आप सर्च करोगे भाई कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय अभिषेक ओझा सर, तो आपको इसके सारे के सारे वेरिएशन मिल जाएंगे। कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जब 2 लाइन आपके ओवरलैप करते हैं ऐसे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। जब 2 लाइन पैरेलल जाते हैं तो नो सॉल्यूशन मिलता है। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका एक अलग केस बनता है। सारे केसेस पढ़ाए गए हैं, पढ़ोगे अच्छे से तो मिल जाएगा। आइए इस सवाल को करते हैं कि 4 काउज आर टाइड एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। 4 गायों को एक 35 मीटर के वर्ग क्षेत्र में बांध दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल फेवरेट सवाल है आपके रेलवे के। रेलवे का ये सब फेमस टाइप सवाल है, बोल सकते हो फेवरेट। चाहे आप ग्रुप डी उठा लो, चाहे आप एनटीपीसी उठा लो, चाहे आप आरआरबी जेई उठा लो, चाहे आप आरपीएफ यूपी आरपीएफ एसआई या फिर कांस्टेबल उठा लो।
आप सारे के सारे में ये वाला सवाल देख लोगे, कभी वो एक बांधेगा, कभी वो दो बांधेगा, कभी आपको ट्रायंगल के अंदर बांधेगा, कभी आपको स्क्वायर के अंदर बांधेगा, वो भर भर के देगा, बांधेगा ही बांधेगा हर तरीके से। अब इसमें क्या है ना कि एक स्क्वायर है जिसके अंदर 4 गाय बांध दी गई है, और स्क्वायर का जो आपका साइड है वो 35 है। अब कहीं कहीं क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें 3 बांध दिया गया है। अब अलग अलग सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा, बांध दिया गया और इस तरह से बांधा गया कि वो एक दूसरे तक पहुंच सके। मतलब यहां पर एक पहुंच सकती है, एक यहां पे पहुंच सकती है, एक यहां पे पहुंच सकती है, एक यहां पर। अगर यहां बांधा गया तो कुछ ऐसा बनाएगा, एक यहां ऐसा बनाएगा, एक यहां ऐसा बनाएगा, एक यहां ऐसा बनाएगा, ऐसा ही बनाएगा ना। तो ये बीच का पार्ट जिसको मैं पीला पीला से कर रहा हूं ये छूट जाएगा, यहां वो लोग चर नहीं पाएंगे। तो मुझसे पूछा गया है कि क्षेत्र का कौन सा भाग चरने से बच जाएगा। सर कौन सा भाग बच रहा है? अगर मैं बोलूं कि पूरा क्षेत्रफल ये है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, पहले मैं बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इस चारों के चारों सेक्टर का क्षेत्रफल। आपसे एक बात कहूं, एक छोटी सी बात सिखाऊं, ये जो चारों का चारों सेक्टर है जब मिलेगा ना तो ये एक पूरा का पूरा सर्कल बना देगा। कि पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। और इसको मैं अगर 4 भाग में बांट दूं, इसको अगर मैं 4 भाग में बांट दूं तो ये आपका 90 का एक सेक्टर, 90 का एक सेक्टर, 90 का एक सेक्टर, 90 का एक सेक्टर, 4 सेक्टर बनेंगे। तो ये चारों का जो एरिया होगा ना यही होगा, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे एक माइनस सर्कल का एरिया, माइनस सर्कल का एरिया, वृत्त। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं स्क्वायर और सर्कल, और रिमेनिंग पार्ट बराबर स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। ठीक है भाई, करते हैं। अब ध्यान दो, अब आप ध्यान दोगे कि सर वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर 1225। सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर क्या है सर? ये पूरा जो है ना वो डायमीटर होगा, क्योंकि ये भी आर और ये भी आर। तो 2r की वैल्यू आपकी 35 हो जाएगी, तो r की वैल्यू 35/2 हो जाएगी। तो 35/2 इंटू 35/2। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मैं थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर दूं क्या? चलो कैलकुलेशन आसान कर देता हूं, ज्यादा मजा आएगा। कैलकुलेशन आसान कर दोगे तो यहां 35 का स्क्वायर लिख दो। मैं बोला 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 11 बार चला गया। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, 35 का स्क्वायर कॉमन कर लो। तो 35 का स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो 1225 बचा, यहां 1 हो गया, यहां 11/7 दूना 14 हो गया। तो 14 कम 14 से 11 गया, 3/14। तो 1225 इंटू 3/14 मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 75, 12 3 36, 3675/14। 14 से भागा करोगे, 14 दूना 28, 8 बचा, 14 छके 84, 14 दूना 28, 14 पचे 70, 262.5 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। पूछा है व्हाट इज द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन 55 के पावर 78, 25 के पावर 35 गुणे 3 के पावर 72। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर 5 से कोई भी सम संख्या या फिर इवन नंबर, आप इंग्लिश में इवन नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा इकाई अंक 0 आता है। और 5 से अगर कोई भी आप ऑड संख्या या फिर हिंदी में विषम संख्या मल्टीप्लाई करते हो तो इकाई अंक 5 आता है। सर 5 से खाली विषम संख्या है, यहां 33 ले लो भैया, खाली विषम संख्या है, इकाई अंक हमेशा 5 होगा। एक कॉन्सेप्ट और होता है कि 5 के पावर दुनिया के कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, जो मन करे सो रख दो, इकाई अंक हमेशा 5 आता है। 5 के ऊपर कुछ भी रख दो, तो सर 5 के ऊपर कुछ भी है, इकाई अंक 5 होगा। 5 के ऊपर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 होगा। और अगला चीज, सर ये एक ऑड संख्या है, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है, ये एक विषम संख्या है, तो 5 से विषम संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक 5 ही देगा वो इकाई अंक। क्लियर है? जी सर क्लियर है। इस सॉल्व करो। ए सम ऑफ मनी बिकम 3 गुना इन 4 साल एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने साल में वो 9 गुना हो जाएगा? अगर मैं बोलूं एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, अगर मैं बोलूं कि 1 रुपया था 4 साल में 3 गुना हो गया, तो अगले
4 साल में फिर से 3 गुना हो जाएगा, 3 3 9। मुझसे पूछा स्वयं का 9 गुना कितने साल में हो जाएगा। 1 से 9 गुना होने में 4 और 4 8 साल लगा सर। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, 3 गुना होने में 4 साल लग रहा है, मतलब 3 के पावर 1 होने में 4 साल लग रहा है, तो 3 के पावर 2 होने में 4 गुणा 2 लगता है। अगर कल को पूछता 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 9 के जगह पे 27 गुना पूछ देता कि 27 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 के पावर 3 था, तो मैं बोलता कि 4 गुना 3 12 साल लगेगा। कल को आपसे सवाल पूछ देता कि 729 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे सर 729 गुना होने में, सर 729 होता है 3 के पावर 6, तो ये 4 गुना 6 24 साल लगेगा। चलो एक सवाल कमेंट करके आप लोग आंसर देना कि 19,683 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 19,683 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, आंसर कमेंट में आना चाहिए, नहीं तो ओझा बाबा आपके घर आ जाएंगे और घर आके बहुत पीटेंगे। चलो इस सवाल करो। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाई 6% इन द फर्स्ट ईयर, 8% इन द सेकेंड ईयर एंड 5% इन द थर्ड ईयर। आप किसी शहर की जनसंख्या 6%, 8%, 5% से बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष के अंत में कितने से बढ़ी। छोटा सा फॉर्मूला होता है, अगर जनसंख्या x%, y%, z% से बढ़ जाए तो फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस XY इंटू XY प्लस YZ इंटू YZ प्लस ZX अपॉन 100 और प्लस x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 10,000, इतने प्रतिशत से बढ़ता है। मेरा x के जगह पे 6 है, y के जगह पे 8 है और z के जगह पे 5 है, तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 गुणे 8, मन में करूं क्या, 6 8 48, 8 5 40 और 5 6 30 अपॉन 100 और प्लस 6 गुणे 8 गुणे 5, तो 5 8 40 6 240 अपॉन 10,000। सर इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कैसे करेंगे आप, 8 6 14 5 19, इसको जोड़ो 40 30 70 और 48 7 4 11 118, तो 1.18 और ये हो जाएगा 0.024, 19 एक 20 पॉइंट और आखिरी में 24 तो आएगा ही, आखिरी में 24 नहीं 04, जोड़ के देख लो। अगर मैं जोड़ दिया 19 1.18 और 0.024, 4 8 2 10 की 0 1 1 2 19 1 20, 20.0204 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं है किसी भी प्रकार का। चलो इस सवाल को करो। 800 men complete a piece of work in 30 days. After working for 12 days, 80 men leave the job. In how many days can the remaining work be completed by the remaining people? 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, 12 दिन काम कर दिए, सर काम बचा कितना, 18 दिन का। अगर वो 800 आदमी 18 दिन काम कर देते तो काम कंप्लीट हो जाता। हाँ सर, लेकिन हुआ क्या कि उसमें से 80 आदमी भाग गए। 80 आदमी भाग गए तो बचे कितने, 720 आदमी। अब ये 720 आदमी x दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। काटा कुटी मचा दो, 18 चौके 72 और 40 दूना 80। सर ये 720 आदमी 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। 720 आदमी 20 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है जी सर। इस सॉल्व करो। बोला है कि 8 टू दी पावर a माइनस बी बराबर है 8। ऐसे सवाल आपको बार बार दिखेंगे रेलवे में, और ये सवाल भी बार बार दिखते हैं, बहुत भर भर के। अगर आप रेलवे के एनटीपीसी का सेट उठा लो, आप ग्रुप डी का सेट उठा लो, ये वाला टाइप तो पूछो मत कि कुछ लोग काम स्टार्ट किए फिर कुछ लोग छोड़ के चले गए तो बचे हुए लोग कितने दिन में काम कर पाएंगे। ये वाला भर भर के पूछा गया है रेलवे में। मतलब इसे आप इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो। हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो एनालिसिस करते टाइम बार बार मुझे ये सवाल दिख रहे थे, और आपको पता है कि मैं पेपर को बिना एनालिसिस किए नहीं कराता। पेपर का एनालिसिस करना हमारा मेन प्राइम होता है। यही रीजन है कि हम जो सिखाते हैं वो टू दी पॉइंट सिखाते हैं, और खुद भी आज पढ़ाई भी करें तो हम पेपर को टॉप इसीलिए कर जाते हैं कि मैं एनालिसिस करके ही पढ़ता था और एनालिसिस करके ही पढ़ाता हूं। सिर्फ वही सवाल लेकर आता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है
और देखो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल बहुत मिलेंगे। 8 टू दी पावर a माइनस बी बराबर है 8, इसको लिख सकता हूं 8 टू दी पावर 1। अब आपको पता है कि 8 टू दी पावर m बराबर होता है 8 टू दी पावर n के, इट मींस m बराबर n होता है, मतलब a माइनस बी बराबर 1 होगा। 8 टू दी पावर a प्लस बी, इस 512 को मैं ऐसे लिख दूं 8 का क्यूब, तो a प्लस बी बराबर 3 हो जाएगा। मैं साफ साफ जोड़ दूं, b से b को जोड़ा तो 2a बराबर हो गया 3 1 4, तो 1 की वैल्यू हो गई a बराबर 2, और जैसे a का वैल्यू 2 आया तो b का वैल्यू सर 1 आएगा, तभी तो 2 1 3 या 2 से 1 गया 1 होगा। मुझसे पूछा है a बटे b मतलब 2 बटे 1 2। इजी सवाल, लेकिन बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। इस सवाल को सॉल्व करो। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर व्हेन डिवाइडेड बाई 2270, 3739 एंड 6677 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा जिसे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष सेम बचे। सर ये HCF का सवाल है, और हमने आपको HCF पढ़ाएंगे या फिर पहले भी पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पर आप देखोगे तो HCF में एक बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार मेथड होता है डिफरेंस मेथड, कि आप सिर्फ दो संख्याओं का डिफरेंस ले लो, आपको पता चल जाएगा LCM HCF में कि जो दो संख्याओं का डिफरेंस होगा, HCF का बात करूं, LCM मेरे मुंह से निकल गया होगा तो माफ करना। संख्याओं का अगर डिफरेंस लोगे तो जो आएगा वो HCF हो सकता है या फिर उसका कोई फैक्टर HCF हो सकता है। मैं दो संख्याओं का डिफरेंस लिया 3739 और 2270। डिफरेंस क्या है सर? 9, 13 से 7 गया 6, और आपका ये बच जाएगा 5 से 2 गया, 6 से 2 गया 4, और 3 से 2 गया 1। या तो 1469 हिमसेल्फ इटसेल्फ HCF होगा या 1469 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन जैसे हमने ऑप्शन देखा हमें 1469 दिख गया, मतलब आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। डिफरेंस मेथड से हमने 1 सेकंड में इस सवाल को उड़ा दिया। इस सवाल को करो। 2 cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5 है। अगर मैं उस 2 को उधर भेज दूं तो मुझे पता है कि cos थीटा प्लस sec थीटा, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार और बिना पेन उठाए करने वाला सवाल। एलजेब्रा का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, और उसी एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री में सवाल बनाया जाता है। क्या है कि x प्लस 1/x आपका अगर a है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होता है। अब यहां देखो, अगर cos थीटा को x रख दूं तो sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। वो बस साइन, अब मान लो कल को कर देना साइन थीटा कॉसेक थीटा, कल को कर दे tan थीटा कॉट थीटा। अल्टीमेटली वो x प्लस 1/x दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, बस वो घुमा के प्रेजेंट किया है। तुम हमें किसी भी नजर से दिखाओ, हम आपको पहचान लेंगे। कॉन्सेप्ट को इस तरह से अपने आप को तैयार करना है ना कि आपको कितना भी घुमा के प्रेजेंट किया जाए, आप उस पर्टिकुलर छिपी हुई कॉन्सेप्ट को देख लो। कितना भी भीड़ में जिनसे आप प्यार करते हो ना, उसे आप कितना भी भीड़ में कोई हो, दूर से देख के बता देते हो, पीछे से भले दुपट्टा लगा हो बता देते हो ना, अरे वो वाली है। कंफ्यूजन नहीं होता वहां पे। वैसे ही कॉन्सेप्ट को इस तरह से पढ़ना है ना कि कितना भी भीड़ में हो, कितना भी घुमा के दिखाया जाए, हम आप पहचान लेंगे, हम भैया पहचान लेंगे। इतना शिद्दत से देखना है, समझना है कि आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। समझ गए? नहीं समझे? चलो आ जाओ। करोगे क्या सर? cos थीटा प्लस sec थीटा 5/2 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर होगा 5/2 का स्क्वायर, मतलब 25/4 माइनस 2। तो 4 दूना 8, 25 माइनस 8/4 17/4 आंसर हो जाएगा। 17/4 आंसर हो जाएगा। इस सवाल को करो। उर्मी लोकेश स्टार्टेड अ पार्टनरशिप with investing 11,250 and 13,125 respectively, but due to financial crisis, ये सवाल में आसान है, करा देता हूं। Due to financial crisis, one of them had to withdraw his investment after 8 months of his investment. क्या है कि उर्मी 11,250 रुपए लगाई, लोकेश 13,125 रुपए लगाया। उर्मी को पैसा का दिक्कत हो गया तो 8 महीने बाद पैसा निकाल ली, लेकिन
जो 12 महीने बाद लाभ का रेशियो आएगा उस को रेशियो को बताना है। हमने आपको बताया है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट उर्मी का क्या है सर? उर्मी का इन्वेस्टमेंट है 11,250 और सर लोकेश का इन्वेस्टमेंट क्या है? 13,125। उर्मी को पैसे का दिक्कत हुआ, अच्छा दोनों ने निकाले ना, बट ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वन ऑफ देम हैड टू विथड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट व्हाट रेशियो। देखो यहां पर ना एक चीज इन लोगों ने गलती किया है, सवाल पूछने वालों ने यहां ये बताया नहीं है कि किसने पैसा निकाला है। ये बात इन्हें बताना चाहिए कि उर्मी पैसा निकाली है कि लोकेश पैसा निकाला है। अब वन ऑफ देम किसको मान लू भाई? अपने मन से नहीं मान सकता हूं, चलो मान लेता हूं कि उर्मी पैसा निकाल दी। अगर उर्मी पैसा निकाली होगी तो उर्मी का पैसा 8 महीने के लिए, लोकेश का पैसा 12 महीने के लिए। अगर लोकेश पैसा निकाला होता तो लोकेश का पैसा 8 महीने, उर्मी का पैसा 12 महीने। निकाल दो, रेशियो काटो, 25 से कट रहा है, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, 25 से कट रहा है, 25 पाँचे 125, 25 दूना 50, 25 पाँचे 125, 25 से फिर कट रहा है, 25 से कम 25, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, 25 से कम 25, 25 8 200, 25 से फिर कट रहा है, 25 दूना 50, 25 से कम 25, 3 से कट रहा है, 3 छक्के 18, 3 7 21, मतलब उर्मी 6 यूनिट लगाई है तो लोकेश 7 यूनिट लगाया है। इसको भी काट लो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, तो 6 दूना 12 और 7 तिया 21, 12 रेशियो 21 या फिर 3 चौके 12, 3 7 21, 4 रेशियो 7 में इनका प्रॉफिट बटेगा। अब कोई ऑप्शन मेरा 4 रेशियो 7 नहीं है, कोई ऑप्शन 4 रेशियो 7 नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा उलट देते हैं। मेरा उर्मी और लोकेश का इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में था? 6 रेशियो 7 में, और रेशियो हमने उर्मी को 8 महीने लिया था, इस बार उर्मी को 12 महीने लेंगे और लोकेश को 8 महीने, तो ये 3 रेशियो 2 हो जाएगा। ये 4 तिया 12, ये 4 दूना 8, अब ये 6 तिया 18, 7 दूना 14, रेशियो काटोगे 2 9 18, 2 7 14, 9 रेशियो 7 में इनका प्रॉफिट बटेगा, तो आंसर 9 रेशियो 7 होगा। आंसर 9 रेशियो 7 होगा। यहां पर इन्हें लिखना चाहिए था कि लोकेश ने पैसा 8 महीने के लिए लगाया है और उर्मी 12 महीने के लिए। अगले सवाल को सॉल्व करो। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस व्हिच साइड्स आर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। कैसे करोगे? मैं बोलूंगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजाओं का लंबाई 25 है। हमने भुजाओं का लंबाई 25 लिख दिया। आपको पता है रोम्बस के चारों साइड्स बराबर होते हैं। जी सर। सर रोम्बस के दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मेरे से बोला है कि एक डायगोनल 14 है तो ये 7 7 में टूट जाएगा, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं। सर कट कर दिया। बहुत ही फेमस एक ट्रिपलेट है 7 24 25। अब मेरा 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है और दो साइड 7 और 25 है तो बचा हुआ 24 हो जाएगा, और मुझे पता है कि ये सर डायगोनल है तो ये हिस्सा 24 हुआ तो ये हिस्सा भी 24 हो जाएगा। अगर मुझसे पूछता कि दूसरे डायगोनल का, दूसरे विकर्ण का लेंथ क्या होगा तो मैं बोलता 48, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि एरिया क्या होगा। एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, तो d1 48 और d2 14। 2 से काटा, 2 7 14, 7 8 56 की 6, 7 चौक 28, 8 36, 336। इस सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व कराऊं? इस सवाल को बिना पेन उठाए सॉल्व कराऊं? चलो आओ रैंकर से अप्रोच लगा देते हैं। हमें पता है कि सर जो मेरा आएगा एरिया 1/2 d1 d2 आएगा। बोलोगे हाँ सर। एक मेरा जो डायगोनल है वो 14 है, हाँ। डायगोनल 14 में एक संख्या है 7, हाँ। जो भी उत्तर आएगा 7 का मल्टीपल आएगा। ये 7 से कट रहा है नहीं, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है, 7 चौक 28 नहीं कट रहा है, सिर्फ 7 से एक ही संख्या कट रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द सही आंसर। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। इस सवाल को सॉल्व करो। ये सवाल होमवर्क देता हूं, मेरे को ये सवाल रिपीटेड सवाल लग रहा है। हाँ ये आई थिंक लास्ट सेट में ऐसा सवाल एक कराया था। इसे आप खुद करना, इसे आप खुद करना। आप आंसर मैच कराना 4 रेशियो, यही आएगा ना? नहीं, आंसर मैच कराना आपका 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आने का चांस है। कमेंट करके बताना। सम ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। वन ऑफ दिस नंबर, दो संख्याओं का योग 9 है। मान लेते दो संख्या x प्लस वाई है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। मान लेते 1/2 हो जाए। हमसे पूछा गया संख्याओं में से एक संख्या है। भाई हम अगर आपके जगह रहे ना तो हम इसको बेसिक से नहीं सॉल्व करेंगे। टीचर जनरली टीचर क्या करेंगे,
इसे बेसिक से सिखाएंगे। देखो मैं आपको बेसिक से सिखाता हूं। बेसिक अप्रोच कैसे है, बोलेंगे सर ये y इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर हो जाएगा 1/2। x प्लस वाई का वैल्यू 9 है, x इंटू वाई का वैल्यू 1/2 है, तो x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 18 के। अब आपको x प्लस वाई पता है, x इंटू वाई पता है, तो फिर क्वाड्रेटिक बना के 5 स्टेप में आपको आंसर बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक बना के 5 स्टेप में कि अगर मैं y के जगह पर 18/x रख दूं तो यहां आप बोलोगे कि x प्लस 18/x बराबर 9, और फिर आप सॉल्व करोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 18 और इस x को इधर ले जाऊंगा बराबर 9x, फिर आप सॉल्व करोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, और फिर इसे बेसिक से सॉल्व करोगे फिर आंसर आएगा। ऐसे नहीं करना। आपसे बोला कि x प्लस वाई 9 है, वैसे तो मैं यहां पे पकड़ लिया कि 6 गुणे 3 और 6 प्लस 3, तो एक 6 होगा एक 3 होगा, फिर भी मान लेते हैं आप नहीं समझ पाए ऐसे, तो आप सीधे कैसे एक लाइन में करोगे, रैंकर्स अप्रोच से आपको सिखाता हूं। रैंकर्स अप्रोच का एक पार्ट है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या बोलता है कि आप सवाल को सॉल्व मत करो, ऑप्शन से सॉल्व करो, ऑप्शन का हेल्प लो, ऑप्शन का हेल्प लो। देखो मैं अगर बोलूं कि मेरा जो एक संख्या है वो 2 है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 7, 2 प्लस 7 9, क्या मैं 1/2 प्लस 1/7 को जोड़ूंगा तो 1/2 आएगा? सर कभी नहीं आएगा। 7 एकम 7, 2 एकम 2, 9/14 है। मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूं, दूसरा ऑप्शन हमने ट्राई किया कि 4 है, जब इसको 4 लूंगा तो ये 5 हो जाएगा, और 1/4 प्लस 1/5 फिर नहीं आएगा। जब इसे 5 लूंगा तो ये 4 होगा, तो अभी सेम चीज था, नहीं हुआ। जैसे इसे 6 लोगे और इसे 3 लोगे, और यहां पे भी 1/6 और 1/3 लोगे, तो आपका आंसर दोनों जगह पर सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम तरीके से क्लियर है, हमें कोई भी समस्या नहीं। सवाल एक, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 35%, देन इट्स एरिया डिक्रीजेज बाय। आपको बताना है कि अगर त्रिज्या किसी वृत्त का 35% से घटा दिया गया तो एरिया कितने से घट जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताऊं कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा कि आर इंटू आर 2 बार घटा है, 2 बार घटा है, और आपका जब भी एक संख्या एक बार x% से डिक्रीज कर दिया जाए और एक बार y% से डिक्रीज कर दिया जाए, तो जो मेरा वैल्यू होता है वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% से डिक्रीज। ये फॉर्मूला होता है। मेरा x भी 35 है, मेरा y भी 35 है, तो 35 प्लस 35 माइनस 35 इंटू 35/100। 35 दूना 70 माइनस 5 से काटा 7 7 4 बार में गया, 7 7 49/4। 70 से 13 घटा लो, 57 सही 3/4। 70 माइनस 12 सही 1/4। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है और ट्रिक होता है, इसको हमने कई बार सिखाया है कि 70 से 12 ना घटा के 70 से 13 घटाओगे तो ये 57 आएगा, फिर 4 से 1 घटाओगे तो 3/4 आएगा। आप सर्च करोगे फ्रैक्शन बाय अभिषेक ओझा सर, तो फ्रैक्शन के ये वाला कॉन्सेप्ट आपको वहां पे सिखाया गया है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। इस सॉल्व करो। बोला है कि 5 साल पहले जो ए और बी के आयु का अनुपात है, ये आपका बेस्ट। पूछो मत भाई, पूछो मत, पता नहीं इस एज के कोई दिक्कत हो रहा है क्या कैमरा में? सही हो जा भाई। नहीं हो रहा है, अब हो जा। अभी भी नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। हमने ये वाला बेसिक चीज सीख लिया है, कैमरा का सेटिंग। चलो देखो अब सब सही है। ये एज का एक कॉन्सेप्ट भर भर के पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम में, और आज भी पूछा जा रहा है। क्या है कि 5 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है, और 5 साल बाद ए और बी के आयु का अनुपात 6:7 है। मान लेते ये आज है, आज से 5 साल पहले इनका आयु का अनुपात 4:5 था, और आज से 5 साल बाद, ये 5 साल पहले ये 5 साल बाद, मतलब ये 5 साल पहले और ये 5 साल बाद, आज इनके आयु का अनुपात 6:7 है। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आपको नोट करना है, ये स्पेशल है। ऐसे सवाल आपके पेपर में दिखेंगे, आप जिस दिन देने जाओगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। सर मैं बोलूं कि ये 5 से 2 बढ़ के 7 हो गया, ये 4 से 2 बढ़ के 6 हो गया, मतलब जो मेरा यूनिट में इंक्रीज है वो 2 यूनिट का इंक्रीज है।
2 यूनिट का इंक्रीज है। लेकिन जो इन दोनों के बीच समय का गैप है, आज से 5 साल पहले और 5 साल बाद, मान लो कि आज 2024 है, तो आज से 5 साल पहले 2019 और आज से 5 साल बाद 2029, तो 2019 से 2029 10 साल का गैप आएगा। तो 2 यूनिट बराबर है 10 साल के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 5 साल के। 1 यूनिट बराबर होगा 5 साल के, या फिर बोल सकता हूं 5 साल बराबर होगा 1 यूनिट के। तो 4 में 1 बढ़ा दो तो 5 यूनिट, और 5 में 1 बढ़ा दो तो 6 यूनिट। तो जो उनका आज के टाइम में उम्र का रेशियो होगा वो 5:6 होगा। मैं बेसिक नहीं सिखाया हूं, अगर किसी बच्चे को बेसिक की जरूरत है तो कमेंट करना, सर बेसिक से सिखा दो, ये सीधा रैंकर से अप्रोच से सिखा रहा हूं, सीधा रैंकर से अप्रोच से। अब मेरा 5 यूनिट आज एज हो गया ए का, और 6 यूनिट आज एज हो गया बी का, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो बोल सकता हूं 5 × 5 = 25 साल ए का एज है, और 6 × 5 = 30 साल बी का एज है। ठीक ठीक है। अब बोला है कि इफ सी इज 10 साल छोटा देन बी, सी जो है बी से 10 साल छोटा है, 30 साल का बी है, तो सी जो होगा मेरा 20 साल का होगा। ये ए है, ये बी है, इधर लिख देता हूं, सी मेरा 20 साल का होगा। मुझसे बोला है ए और सी का अनुपात बताएं। 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5:4 हो जाएगा इन दोनों का रेशियो, 5:4 हो जाएगा इन दोनों का रेशियो। क्लियर है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि सर 10 साल छोटा है और 10 साल का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, मतलब अगर बी का वैल्यू 6 यूनिट है तो इससे 2 यूनिट कम 4 यूनिट सी का वैल्यू होगा, तो ए का 5 सी का 4। ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, सर नहीं समझ में आया, मैं आने वाले टाइम में इसे बेसिक से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस सवाल को करो, इस सवाल को करो। इस सवाल टाइप के एक सवाल मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था 4th सेट में, कि जब भी ऐसा चीज आए तो आप क्या करो, बढ़ा के लिख दो कि 2.4444 4-5 बार लिख दो। जब ये आए तो 1.5676767, जब ये आए तो 3.599999, 7 4 11 से 9 गया 2, 6 4 10 से 9 गया 1, 7 4 11 से 9 गया 2, 6 4 10 से 9 गया 1, 7 4 11 से 9 गया 2, 6 4 10 से 9 गया 1, 5 4 9 से 5 गया 4, और 2 1 3 से 3 गया 0, 0.4121212 जा रहा है, तो 0.412 आंसर हो जाएगा। इससे बेहतरीन तरीका रेकरिंग ऑफ डिजिट को सॉल्व करने का नहीं है। और अभी आप लिख के ले लो कि एक सवाल चाहे वो इजी लेवल का हो चाहे वो हाई लेवल का हो, आपके पेपर में रेकरिंग ऑफ डिजिट से दिखेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ सम कॉइन्स ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे इज 9375 रुपए। द रेशियो ऑफ देयर नंबर इज 3:4:5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स। कॉइन्स के वैल्यू क्या होंगे बताइए, बताइए भैया। अगर मैं आपको सॉल्व कराऊं तो मेरे को 50 पैसे के सिक्के पता है, 25 पैसे के सिक्के पता है, और 1 रुपये, तो 1 रुपया हो गया। 50 पैसे को मैं 50/100 आधा रुपया बोल दिया, और 25 पैसे को 25/100 1/4 रुपया बोल दिया। इसका मान लेता हूं 3 सिक्के हैं, इसका मान लेता हूं 4 सिक्के हैं, और इसके मान लेता हूं 5। वैसे 3 नहीं है, ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है। 1 × 3x यहाँ पे 3x रुपये हो जाएगा, 1/2 × 4x यहाँ पे 2x रुपये हो जाएगा, 1/4 × 5x यहाँ पे 5x रुपये हो जाएगा, 5x/4। अब मैं जोड़ू सबको तो 3 2 5 हो गया, तो 4 5 20 5 25x/4 रुपया हो गया। लेकिन ये बोल रहे हैं नहीं, जो रुपया आ रहा है 93.75 आ रहा है। 25 से काट दूं अगर, तो 25 से काटा, 25 × 75, 18 बच गया, 25 × 7 175, 12 बच गया, 25 × 5 125, 3.75। x की वैल्यू हो जाएगी 75 चौके 300, 4 × 12 2 3 15। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये x का वैल्यू 15 आ गया। मुझसे पूछा है कि सिक्कों की संख्या बताएं, तो सिक्का है 3x मतलब 15 × 3 45, सिक्का है 4x मतलब 15 × 4 60, सिक्का है 5x मतलब 15 × 5 75। 45 60 75 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है जी सर? क्लियर है। अगर क्लियर है तो मैं इस एल्जेब्रा के वन ऑफ द बेस्ट सवाल, लास्ट 10 सालों में इसका ट्रेंड कभी खत्म ही नहीं हुआ है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी सीडीएस हो, हर एग्जाम में इसी डेटा के साथ और इसी कॉन्सेप्ट के साथ सवाल पूछे गए हैं। मैं इस सवाल को आपको होमवर्क देता हूं, बताना कैसा लगा ये सवाल सॉल्व करके,
और सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये भी बताना। ठीक ठीक, अगले सॉल्व करते हैं। बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म ऑफ 1/4 इंटू 8, 1/8 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 16 का 40 पदों का योग बताए। बेसिक से कराता हूं। अच्छा, पहला अगर प्रथम पद 4 है, सेकंड पद 8 है, अगला पद 12, तो 40वां पद निकाल लो। हमने इसे लिखा 1/4 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 12। तो हमें पहले 40वां पद तो चाहिए ना, तो हम निकालते हैं। अगर a बराबर 4 है और इनके बीच का डिफरेंस भी 4 है और n बराबर 40 है, तो जो मेरा an आता है वो आता है a प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू 4 है। 39 चौक 156 और 4 160, जो मेरा 40वां और पद आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 4 गुणे 4 जोड़ के 8, 8 गुणे 4 जोड़ के 12, तो 160 गुणे 4 जोड़ के 164। अब मेरा इसका सम बताना है। प्रथम 40 पद में 1/4 गुणे 8 प्लस 8 गुणे 12 प्लस 160 गुणे 64 का सम बताना है। बोलेंगे जी सर, अगर मैं एक छोटा सा चीज आपको सिखाऊं, सबको आता होगा कि इसके ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबके ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड भी किया, ये हो जाएगा 4/4 गुणे 8। वैसे तेज बच्चों का इसका कॉन्सेप्ट याद रहता है। कॉन्सेप्ट जानते हो क्या होता है कि 1/, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। बात ही खत्म, बात ही खत्म। इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है 4, तो 1/4। फर्स्ट टर्म क्या है 4, 1/4। लास्ट टर्म क्या है 164। 164 एकम 164, 4 एकम 4, तो 1/4 इंटू 164 से 4 गया 160 बटे 4 गुणे 164। 4 से काटा 4 चौके 16 से 16 खत्म, 2 से काटा 2 5 10, 2 8 16, 2 दूना 4, तो 5/82। 5/82 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये आपको फॉर्मूला पहले से पता था? कमेंट करके बताना। और कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो एक सवाल मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, 1/6 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 16 प्लस 1/16 इंटू 21 टिल 1/5 का डिफरेंस चल रहा है, तो मैं आपको लास्ट वाला टर्म लिख देता हूं 1/61 इंटू 66। सॉल्व करना, बताना इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आपको इस पर्टिकुलर सवाल का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अब जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और आप यहाँ पे पीडीएफ का लाभ उठाना। कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा, बुरा लगा, मजा आया, नहीं आया, कमेंट करके बताना। हर एक बच्चों तक शेयर करना। आपका जो कमेंट है वही हमारा मोटिवेशन है। आप लोग जो लाइक करते हो ना, इससे पता चलता है कि इतने बच्चे हमें पसंद करते हैं और क्लासेस हमें देना चाहिए। बेहतर से बेहतर क्लास, बेहतर से बेहतर मेथड, बेहतर से बेहतर कंटेंट और क्लास क्वेश्चन छाट के लेकर आना चाहिए। तो आप अपना रिव्यू जरूर दें। आप हमें बताएं भी सर ऐसे नहीं वैसे सिखाएं, हम इस तरीके से काम करेंगे। आप सर हमें टेस्ट दीजिए। चैप्टर वाइज क्लास का कंटेंट हमने बनाना शुरू कर दिया है। आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर तरीके से आप सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। बेसिक क्लास का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा कि फाउंडेशन बैच, चैप्टर वाइज, लेवल वाइज मैराथन आपका आएगा। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारे रेलवे योद्धा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रखें। अगर आपको किसी पेड कोर्स के बारे में जानकारी लेना है कि लाइव बैच चाहिए सर, रिकॉर्डेड बैच चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करोगे या फिर योद्धा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, योद्धा एप्लीकेशन, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी मेरे भाइयों बहनों को। अभी के लिए इतना ही।